Let us discuss superposition of waves in one dimension or group velocity. When two or more waves traveling in the same medium in the same time with different velocities, then net displacement of the wave will be equal to the sum of the individual displacement. अगर हमारे पास दो या दो से ज़्यादा वेव्स सेम डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही है विद इन द सेम टाइम, तो उसका जो नेट डिस्प्लेसमेंट होगा वो सम होगा इंडिविजुअल वेव डिस्प्लेसमेंट के. फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास कोई एक वेव है जो ऐसे ट्रैवल कर रही है. दिस इज़ द फर्स्ट हाफ साइकिल. ओके, for it is one complete cycle and this is the first half cycle. Now we have another wave having the same point and this is traveling like this. So this is so, and one more wave, let us consider this is the third wave. Okay, so first wave, second and third. Displacement of the first wave is marked as x1. For second wave displacement is x2 and for third wave displacement will be x3. So according to the superposition principle, the net displacement of the wave will be equals to the sum of the individual wave displacement and it may be अप टू इन्फिनिटी. जितना भी वेव्स ट्रैवल कर रहा है उन सभी वेव्स का जो नेट डिस्प्लेसमेंट होगा वो सम होगा इंडिविजुअल वेव डिस्प्लेसमेंट के. दिस इज़ द बेसिक थ्योरी ऑफ द सुपरपोजिशन प्रिंसिपल. नाउ लेट अस कंसीडर सम अजम्पशंस. इफ़ मीडियम इज़ डिस्पर्सिव, अगर हमने जो मीडियम लिया है वो डिस्पर्सिव लिया है. डिस्पर्सिव मीन्स फ्रीक्वेंसी डिपेंड ऑन के इज़ नथिंग बट वेव वेक्टर. सो हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी होगा वेव का वो वेव वेक्टर पे डिपेंड करेगा. डाई इलेक्ट्रिक एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो जो फ्रीक्वेंसी होगा यानी ओमेगा जो है के पे डिपेंड करेगा, डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट पे डिपेंड करेगा एंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. ओके, डाई इलेक्ट्रिक एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिपेंड्स ऑन ओमेगा, दैट इज़ फ्रीक्वेंसी. ये भी वैल्यूज़ क्या होंगी, फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करेगी. देन फेज वेलोसिटी ऑफ ईच वेव इज़ डिफरेंट. इस कंडीशन में अगर हम डिस्पर्सिव मीडियम की बात कर रहे हैं जहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी है वो के पे डिपेंड कर रही है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे डिपेंड कर रही है, तो इन सब कंडीशंस में हमारे पास जो फेज़ वेलोसिटी का वैल्यू होगा यानी कि वी पी जो होगा वो डिफरेंट होगा. दैट मीन्स दैट फॉर ईच वेव फेज़ वेलोसिटी इज़ डिफरेंट लाइक दिस. ये जो आप कंसीडर कर रहे हो थर्ड वेव, ये थर्ड वेव बहुत ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट कवर कर रही है. दैट मीन्स दैट इसका वेलोसिटी बहुत ज़्यादा है. सो नो, थर्ड वेव बहुत ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट कवर कर रही है. दैट मीन्स दैट इसका वेलोसिटी बहुत कम है ओके. एंड हियर वी हैव सेकेंड वेव का वेलोसिटी बहुत ज़्यादा है. तो इस कंडीशन में हम कह सकते हैं कि जो इंडिविजुअल वेव्स हैं वो सब डिफरेंट वेलोसिटीज़ से मूव कर रही है और सभी इंडिविजुअल वेव की वेलोसिटी को ही हम कहते हैं फेस वेलोसिटी. इन डिस्पर्सिव मीडियम वेलोसिटी ऑफ एनर्जी फ्लो डिफर फ्रॉम द फेज वेलोसिटी. अगर हम एक डिस्पर्सिव मीडियम की बात करते हैं तो जो वेलोसिटी होगा एनर्जी फ्लो का वो अलग होगा फेज वेलोसिटी से. इन डिसिपेटिव मीडियम मीन्स जहाँ पे एनर्जी कंटिन्यूसली रिलीज़ हो रही है, जहाँ पे जो वेव उसकी एनर्जी भी साथ में रेडिएट करती जा रही है. इन डिसिपेटिव मीडियम रेडिएशंस में ट्रैवल विद और विदाउट द डिस्टॉर्शन डिपेंडिंग ऑन वेदर द डिसिपेटिव इफेक्ट इज़ सेंसिटिव और नॉट. अगर हमारे पास कोई डिसिपेटिव मीडियम है मीन्स वो मीडियम जिसकी वजह से जो वैल्यू है एनर्जी का वो अफेक्ट कर रहा है, उस मीडियम में, उस डिसिपेटिव मीडियम में जो रेडिएशन है वो कैन ट्रैवल विद और विदाउट डिस्टॉर्शन, यानी कि उस रेडिएशन में डिस्टॉर्शन भी हो सकता है और या तो डिस्टॉर्शन नहीं भी हो सकता है. ठीक है, और वो किस पे डिपेंड करेगा कि अपना जो डिसिपेटिव इफेक्ट है वो सेंसिटिव है या फिर नहीं है. मीन्स डिसिपेशन ऑफ रेडिएशन हो रहा है या फिर डिसिपेशन ऑफ मीडियम नहीं हो रहा है. Now let ux, t be a scalar amplitude. Ux, t we consider as a scalar amplitude by Helmholtz equation. On considering the Helmholtz equation, that equation we have derived in earlier classes for a
नॉन कंडक्टिंग मीडियम हमने इसको डराइव किया था इन पार्ट 1। डेल स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर म्यू एप्सिलॉन यू एक्स कॉमा टी इक्वल्स टू 0, दैट इज इक्वेशन नंबर 1। हियर यू इज एनीथिंग, मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड भी हो सकता है या फिर मैग्नेटिक फील्ड का भी कॉम्पोनेंट हो सकता है जो डिस्प्लेसमेंट एक्स और टाइम टी पे डिपेंड कर रहा होगा। दिस इज डेल स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर म्यू एप्सिलॉन। वैल्यू ऑफ के विल बी इक्वल्स टू अंडर द रूट, ये जो वैल्यू है हमारे पास इसी वैल्यू को हम लिखते हैं के स्क्वायर, यही वैल्यू है के स्क्वायर। इफ दिस इज के स्क्वायर देन के विल बी इक्वल्स टू ओमेगा अंडर रूट म्यू एप्सिलॉन। फॉर डिस्पर्सिव मीडियम के लिए हमने पहले ही कहा था कि जो फ्रीक्वेंसी होगा वो वेव वेक्टर पे डिपेंड करेगा या तो वेव वेक्टर फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करेगा। सो वी कैन राइट ओमेगा इक्वल्स टू ओमेगा के और वी कैन राइट के इक्वल्स टू के ओमेगा। दैट मीन्स दैट फ्रीक्वेंसी डिपेंडिंग अपॉन वेव वेक्टर एंड वेव वेक्टर डिपेंडिंग ऑन द फ्रीक्वेंसी। के एंड ओमेगा आर रियल, ये वैल्यूज़ रियल होना चाहिए। बाय फूरियर इंटीग्रल, नाउ वी अप्लाई फूरियर इंटीग्रल। सो फूरियर इंटीग्रल इज यू एक्स कॉमा टी इक्वल्स टू 1 अपॉन अंडर रूट 2 पाई फ्रॉम इंटीग्रल माइनस इन्फानाइट टू इन्फानाइट ए ऑफ के ई की पावर आयोटा के एक्स माइनस ओमेगा टी एंड डी के। सो हियर वी आर बीन यूजिंग द इंटीग्रल फॉर वेव वेक्टर के, okay, and u x comma t is nothing but the velocity. Here a k we can write as 1 upon अंडर रूट, क्योंकि a k भी एक फूरियर इंटीग्रल होगा। सो a k हम कैसे लिख सकते हैं 1 अपॉन अंडर रूट 2 पाई माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी u x कॉमा 0। मीन्स अब जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो किस पे हो रहा है एट टाइम t इक्वल्स टू 0, क्योंकि दिस को हम एम्पलीट्यूड कहते हैं, पर एम्पलीट्यूड भी वेव वेक्टर पे वेरी कर रहा है। तो इस वैल्यू को हम ऐसे लिखेंगे और e की पावर माइनस आयोटा k डैश x एंड डी एक्स, okay, and mark it as equation number 3. Now u x comma 0 represent the harmonic wave. u x comma 0 is nothing but a harmonic wave और ये हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं e की पावर आयोटा के एक्स से। दिस वी कैन रिप्रेजेंट एज e की पावर आयोटा के एक्स। सो 1 अपॉन 2 पाई माइनस इन्फानाइट टू इन्फानाइट e की पावर, अब यहाँ पे अगर हम क्या रख दें e की पावर आयोटा के एक्स अगर हम रखें इस u की जगह e की पावर आयोटा के एक्स, सो आयोटा बाहर आ गया k माइनस दिस k डैश x डी एक्स इक्वल्स टू, इस वैल्यू को हम कंसीडर कर लेते हैं। ओके, सो बेसिकली वी आर डूइंग नथिंग बट इस इंटीग्रल का वैल्यू निकाल रहे हैं। सो ये तो वैसे भी डेल ऑपरेटर है जिसका वैल्यू कांस्टेंट होता है, और ये क्या है, ये जो इंटीग्रल है वो इंटीग्रल किसके इक्वल हो जाएगा 2 पाई के इक्वल हो जाएगा ऑलमोस्ट। सो वी कैन राइट एज डेल्टा के माइनस के डैश, इक्वेशन नंबर 4। नाउ माइनस इन्फानाइट टू इन्फानाइट e की पावर आयोटा k माइनस के डैश एक्स डी एक्स विल बी इक्वल्स टू 2 पाई डेल्टा k माइनस के डैश, इक्वेशन नंबर 5। पुट 5 इन इक्वेशन 3। ये जो आपके पास 5th इक्वेशन आई है वो 3 में रख दो, यानी इस पूरे इंटीग्रल की जगह हमें ये वैल्यू मिल गया। सो यहाँ रूट 2 पाई था और यहाँ 2 पाई है, सो ये कैंसिल होके यहाँ पे ऊपर अंडर रूट 2 पाई आ जाएगा। सो ए के विल बी इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 2 पाई डेल्टा k माइनस के डैश, इक्वेशन नंबर 6। Wk can be expanded by using Taylor expansion. Now we use the Taylor series expansion. So in case of Taylor series expansion we write Wk equals to W naught, okay, plus k minus k naught del W by del k at k equals to k naught and so on. ये बाद में फूरियर इंटीग्रल हम कंटिन्यू कर सकते हैं। ये जो हमने WK का वैल्यू निकाला है, इस WK के वैल्यू को हम यहाँ पे रख देंगे इक्वेशन नंबर 2 में। ये जो W है इस W की जगह हम ये सारा वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देंगे। सो वी गेट यू एक्स कॉमा टी इक्वल्स टू 1 अपॉन अंडर रूट 2 पाई फ्रॉम माइनस इन्फानाइट टू इन्फानाइट। दिस ए के विल बी सेम ए के ई की पावर आयोटा के एक्स विल बी सेम, सो के एक्स एंड माइनस ओमेगा टी। दिस ओमेगा वी राइट दिस, सो माइनस ओमेगा नॉट टी plus because of minus in the middle it will become minus k minus k naught del omega by del k at k equals to k naught t and after this dk. नाउ हमें पता है कि हमारा जो इंटीग्रल है वो के रिस्पेक्ट में हो रहा है, वेव वेक्टर के रिस्पेक्ट में हो रहा है। सो जो भी वैल्यू वेव वेक्टर पे डिपेंड नहीं कर रही है वो कांस्टेंट है, उसको हम बाहर ले लेंगे। 1 बाई रूट
2 pi e की power iota. Now here it is k naught. K naught is nothing but constant, so k naught del w by del k at naught minus this omega naught t also not depending upon k, so omega naught t. ये कांस्टेंट हमने बाहर ले लिया, पूरा कांस्टेंट आउटसाइड ले लिया. अब इंटीग्रल में सिर्फ हमको मिलेगा माइनस इन्फाइनाइट टू इन्फाइनाइट a ऑफ k e की पावर आयोटा kx, so this is k and x minus this del w upon del k not t और ये this k, so minus del w by del k not t and k we taken outside and integral of dk. Let us see some graph. This is ux comma 0 means at amplitude. So this graph is like this. First of all it starts to increasing, after that the displacement become constant and it gradually decreases. At this peak when the displacement of this is maximum, this peak will be shown by a of k. Let अब जो हमारे पास ये वैल्यू आया है this, ये जो हमारे पास e की पावर में ये वैल्यू है x माइनस डेल डब्ल्यू बाई डेल के टी एंड दिस वैल्यू वी राइट एज x dash equals to x minus dw by dk at t equals to constant we consider. So differentiating above equation we know that dw by dk is nothing but vg, that is group velocity. So vg will be equals to dx by dt which can be written as dw by dk. Now refractive index n will be equals to c upon v. v is nothing but phase velocity. So phase velocity का फॉर्मूला होता है w by k, ग्रुप वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है dw by dk. सो यहाँ पे हमने w by k लिख दिया वेलोसिटी को. सो w will be equals to ck by n. Now to find group velocity we get vg. vg is nothing but dw by dk. इसका हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे. सो d by dk will be ck by n. vg इक्वल्स टू c बाहर है, कांस्टेंट है, और माइनस k. ओके के के रिस्पेक्ट में हमें डिफ्रेंशिएशन करना है, तो सबसे पहले हम के को कांस्टेंट रख के एन से कर लेते हैं. सो 1/n का होगा माइनस 1/n². सो माइनस 1/n². के वैसा का वैसा है dn बाई डी के प्लस अब के को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये सब कांस्टेंट हो जाएगा. सो इट विल बी 1/n. सी हमने यहाँ पहले ही बाहर निकाल लिया. टू फाइंड द वैल्यू ऑफ dn बाई डी के वी कैन राइट dn बाई डी के हम लिख सकते हैं dn बाई डी डब्ल्यू इंटू dw बाई डी के. वैल्यू ऑफ dw बाई डी के इज़ नथिंग बट ग्रुप velocity. So Vg equals to Vg into dn by dw. C minus k upon n square Vg dn by dw plus 1 by n. After this shifting this value of Vg term on LHS side. So Vg plus ck by n square Vg dn by dw equals to c by n. यहाँ से Vg कॉमन ले लेंगे. सो 1 प्लस ck by n square dn by dw equals to c by n. सो Vg का वैल्यू जो हमें मिलेगा वो वैल्यू ये मिलेगा एंड दिस इज़ नोन एज द सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ऑफ वेव्स. तो यहाँ पे अभी हमने सुपरपोजिशन प्रिंसिपल देखा. सुपरपोजिशन प्रिंसिपल में हमने सबसे पहले देखा कि एक डिस्पर्सिव मीडियम होगा जहाँ पे फ्रीक्वेंसी के पे डिपेंड करेगी और के भी फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करेगा. सेकंड हमने देखा कि जो वेलोसिटी होगी वो अलग होगी, मीन्स डिफरेंट फेज वेलोसिटीज़ होंगी हमारे पास. थर्ड हमने देखा अगर मीडियम डिसिपेटिव है तो जो रेडिएशन होगा वो या तो डिस्टॉर्शन से जा सकता है या फिर विदाउट डिस्टॉर्शन मूव करेगा. ये डिपेंड करेगा कि जो डिसिपेशन है वो इफ़ेक्टिव है कि नहीं है. फिर हमने यहाँ पे सबसे पहले फूरियर इंटीग्रल लगाया यू के रिस्पेक्ट में. ए के को भी हम फूरियर इंटीग्रल की फॉर्म में यहाँ पे लिख दिया, इस यू को फूरियर इंटीग्रल की फॉर्म में लिखा, फिर ए के को फूरियर इंटीग्रल फॉर्म में लिखा. देन यू एक्स कॉमा 0 को हम ऐसे डिनोट कर सकते थे, ई की पावर आयोटा के एक्स में हम लिख सकते थे. सो ये जो इंटीग्रल होगा माइनस इन्फाइनाइट टू इन्फाइनाइट ई की पावर आयोटा के माइनस के डैश एक्स डी एक्स, ये वैल्यू इक्वल हो जाएगी. यहाँ पे 2 पाई मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 पाई डेल्टा के माइनस के डैश. यहाँ से हम ए के का वैल्यू हमें मिल जाता. फिर हमने जो हमारे पास ये इक्वेशन थी जहाँ पे हम WT लिख रहे थे, तो इस W को हम टेलर सीरीज़ से एक्सपेंड कर दिया. जो भी एक्सपेंशन आया वो हमने इस W की जगह लगा दिया. जैसे ही हमने इस एक्सपेंशन को कंप्लीट किया फिर हम दिखा सकते हैं कि हमारे पास जो वैल्यू आई है, जो ग्राफ आया वो कुछ इस फॉर्म में आया है. जो ई की पावर आयोटा के बीच में था वो वैल्यू हम कांस्टेंट लिख देंगे क्योंकि फेज़ है तो फेज़ विल बी कांस्टेंट. सो इसका डिफ्रेंशिएशन करने के बाद हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की फॉर्म में ग्रुप वेलोसिटी को सॉल्व कर लिया.